स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वार शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 की फर्स्ट पॉल साइंस की बुक जो है वो हमारी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो उसमें हम चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा कहलाता है कोल्ड वार। जो कि हमारा कहलाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर शीत युद्ध। जो शीत युद्ध होता है उससे मतलब ये नहीं है कोई बच्चे कहीं समझते हैं कि कोई ठंडा युद्ध चल रहा है या कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, बिना विपन्स के यानी कि कोई अस्त्र के बिना प्रयोग के ही युद्ध लड़ा जाता है। यानी कि जिस तरह से हम डिबेट करते हैं मौखिक रूप से, उसी प्रकार से शीत युद्ध का यहाँ पे मतलब होता है। यानी कि दो पक्ष के बात होती है तो उसमें शीत युद्ध की बात आ जाती है जब कड़वाहट की बात आती है। प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे हम देखें, इंडिया, चीन और अमेरिका और चीन के बीच में कोल्ड वॉर ट्रेड को लेकर चल रहा है। तो यानी कि वहाँ पे लड़ाई ना होकर के क्या चल रहा है, मौखिक रूप से बातचीत हो रही है, लेकिन कड़वाहट वाली बातें चल रही हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट करने का फर्स्ट फोकस या कोल्ड वॉर जो है इस पूरी बुक की एक प्रकार से यदि हम बात करें तो पूरी नींव है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं समझा तो अन्य चैप्टर पर समझने आपने समझ लिया तो कुछ नहीं समझा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीज़ें आपको बताएंगे कि कोल्ड वॉर था क्या और हुआ क्यों। यहाँ पे हम लीडर्स के नाम ले रहे हैं पहले। तो इसमें जो लीडर्स रहे हैं उसमें लीडर्स की बात हम जब करते हैं तो अमेरिका से जॉन एफ कैनेडी प्लस यूएसएसआर से जो हमारे रहे हैं वो हमारे रहे हैं निकिता क्रुश्चेव। और यहाँ पे जो हमारा एक छोटा सा दक्षिण अमेरिका का एक आइलैंड कंट्री है जिसे हम क्यूबा बोलते हैं, उसका जो रहे हैं वो फिदेल कास्त्रो रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ इन तीनों ही खेमों के बीच से ही स्टार्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो ये जो तीन पक्ष रहे हमारे, यानी अमेरिका, यूएसएसआर एंड क्यूबा, तो इन तीनों पे क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रहा ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, ये कैपिटलिज्म था। ये जो था सोशलिज्म, और ये भी सोशलिज्म में ही था। यहाँ पे क्या था, जो अमेरिका था जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो अमेरिका रहा है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था रहा है, वहाँ पे लोकतंत्र रहा है। लेकिन जो यूएसएसआर रहा था, यूएसएसआर में आप देखेंगे सोशलिज्म था, समाजवाद था। समाजवाद से मतलब है कि जनता की भलाई के लिए ही कार्य किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो इकाइयाँ होती हैं वो सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन ये जो था अमेरिका, ये ऐसा एक व्यक्ति था जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, यानी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन क्यूबा जो था इन दोनों की दूर विरोधी थे एक दूसरे के। लेकिन क्यूबा जो था, क्यूबा को यूएसएसआर यानी यूएसएसआर जो रहा था इसको डिप्लोमेट से मतलब है राजनयिक जो व्यवस्था होती है वो प्रदान करता था। साथ में फाइनेंशियल जब भी जरूरत होती थी उसकी हेल्प करता था, प्लस में उसकी प्रोटेक्शन करता था। ये तरह के कार्य वो करता था। कौन करता था? यूएसएसआर करता था। किसके लिए करता था? क्यूबा के लिए करता था। अब क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, यहाँ से शुरू होता है हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962। फ्रेंड्स,
यहीं से निकलता है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे हम बोलते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ उसके पीछे दो बात थी। उसके पीछे दो बात ये थी कि अमेरिका ने क्या किया कि जो क्यूबा है, क्यूबा पर अमेरिका चाहता था अपना डोमिनेट करना, लेकिन ये बात यूएसएसआर को बिल्कुल नागवार लगी। उसने क्या किया, यूएसएसआर ने क्यूबा पर अपने मिसाइल्स जो थे, मिसाइल्स यानी कि मारक क्षमता जो थी, वो वहाँ पे तैनात कर दी। कहाँ पे कर दी? क्यूबा पे कर दी। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है, बस आइलैंड कंट्रीज़ है। अब क्या करा इसने, यानी यूएसएसआर ने मिसाइल तैनात कर दी। अब क्या हुआ, कारण ये था क्योंकि ये इसको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम क्राइसिस दूर करता था, डिप्लोमेट्स भी व्यवस्था सुचारू करता था, प्रोटेक्शन भी उसको देता था। अब क्या हुआ, ये क्यूबा पे जब यूएसएसआर ने अपना मिसाइल लगाया, यानी मिसाइल तैनात कर दी, तो अमेरिका जो था यूएसएसआर के नज़दीकी निशाने पर और आ गया। आने का मतलब ये हुआ कि पहले यूएसएसआर यानी नाउ रशिया, अब हम इसे रशिया के नाम से जानते हैं यूएसएसआर को। इसने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे मिसाइल तैनात कर दी क्यूबा पर। क्यूबा पे जब मिसाइल उन्होंने तैनात कर दी तो इससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और रशिया, यानी अभी नाउ रशिया और वैसे यूएसएसआर, तो यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिकन जो रहा उसने क्या किया, मिसाइल तैनात कर दिया। लेकिन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो गई। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने, यूएसएसआर और अमेरिका ने क्या किया कि दोनों के बीच में क्या क्राइसिस आने लगे। यहाँ पर यूएसएसआर आ गया, यहाँ पे यूएसए हो गया। अभी दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, क्षेत्र को लेकर लगने लगे। ये क्यूबा रहा हमारे पास, ये क्यूबा पे अपने अपने डोमिनेंट दिखाने लगे। क्या हुआ कि यूएसएसआर ने जब क्यूबा पे मिसाइल अपनी वहाँ पर लगा दी, उसके बाद अमेरिका को 3 वीक्स बाद यानी कि 3 सप्ताह बाद पता चलता है कि यूएसए के क्षेत्राधिकार में सीमावर्ती क्षेत्र पर क्यूबा के पास यूएसएसआर यानी नाउ रशिया ने क्या किया है, मिसाइल तैनात कर दी है। उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिकी, वो थे जॉन एफ कैनेडी। वो जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार रहे, सुरक्षा सलाहकार जिसे हम एनएसए बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन दोनों ने क्या किया, इस मामले पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन मामले के प्रति यानी जो डिस्प्यूट हुआ है, एरियाज़ हुआ है, उसके प्रति दोनों के दोनों सतर्क थे, लेकिन प्रतिक्रिया देने में असमर्थता वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसका मुकाबिल जवाब ना दे सके, लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया में युद्ध की ओर ना बढ़ा जाए। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका बातचीत करते हैं, डिप्लोमेटिक्स बात होती है, तो डिप्लोमेटिक्स बात में जब होती है तो वो भी फेल हो जाती हैं। अब क्या होता है, यूएसएसआर के जो जंगी बेड़े होते हैं, यानी कि जो जॉन एफ यूएसए है, वो यूएसएसआर के जंगी बेड़ों को रोकने के लिए क्या करता है, यानी जो भी उसके आर्म्स वेपन्स रहे हैं उनको, जो सी पोर्ट्स एरियाज़ होते हैं, उनसे उसको रोकने की कोशिश उसने की। किसने की? यूएसए ने की। और इससे लगने लगा कि या तो अमेरिकी ने जो यानी यूएसए ने मामले के प्रति गहन विचार विमर्श करके कड़ी कार्रवाई की, या उसे देखते हुए यूएसएसआर यानी नाउ रशिया ने अब अपने कदम वापस खींच लिए हैं। इसको लेकर के दुनिया में एक शांति का माहौल स्थापित हुआ, लोगों ने चैन की नींद ली, क्योंकि यदि युद्ध होता तो तीसरा विश्व युद्ध होता। होने के कारण क्या होता, जो देश जो उस मामले से दूर दूर तक जिनका कोई जुड़ाव नहीं था, उन तक को इस समस्या से जूझना पड़ता। विश्व की आबादी को
समस्याओं से जूझना पड़ता। तो दुनिया ने एक चैन की सांस लेना शुरू की कि अब क्यूबा मिसाइल संकट टल गया है, अब दुनिया युद्ध की ओर नहीं जाएगी। यही था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। फ्रेंड्स, अभी हमें दो चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बार बार यही उठता है सवाल कि बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वो रहा है हमारा कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। तो आपको पता चलेगा कैपिटलिज्म में क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, यानी कैपिटलिज्म में क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में डेमोक्रेसी होगी नंबर 1, यानी लोकतंत्र होगा प्लस में यहाँ पर लिबरलाइजेशन होगा, या हम बोल सकते हैं से दूसरा नाम होता है उसका ग्लोबलाइजेशन। प्लस दो चीज़ों पे हम यहाँ फोकस करेंगे कि ये है क्या। डेमोक्रेसी होगी तो लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होगा, अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार होगा। यह है कैपिटलिज्म में बात। लेकिन कैपिटलिज्म में बात क्या होती है कि व्यक्ति विशेष के लिए, कैपिटलिज्म तो कहने के लिए है कि कैपिटलिज्म में हम लोगों को चुन रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों को वहाँ पे चुनते हैं, डायरेक्टली भी चुनते हैं। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या लिबरल जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा लिबरल सिस्टम है उसमें क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को, यानी जो आपकी इकोनॉमी है उसको विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल देना, वो हमारा कहलाता है उदारवाद, यानी कि हम उसे बोलते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के अंतर्गत में क्या है कि मान लीजिए भारत है, भारत ने लिबरलिज्म को कब अपनाया, 1991 में अपनाया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पर उन्होंने अपने देश के अंतर्गत में हमने लिबरलिज्म को, यानी उदारवाद को हम लेकर के आए। हमारे इंडिया में 1991 में आया। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि दक्षिण एशिया में सबसे पहले किसने लिबरलिज्म को अपनाया, तो श्रीलंका ने अपनाया था। तो ये रहा हमारा कैपिटलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती है या तो डेमोक्रेसी होगी या एप्रोक्रेसी होगी, तानाशाही भी हो सकती है प्लस में डेमोक्रेसी भी हो सकती है। यदि डेमोक्रेसी होती है तब तो बात अलग है, लेकिन एप्रोक्रेसी होती है तो वहाँ पर क्या है, क्राइसिस बढ़ जाते हैं। एप्रोक्रेसी में सरकार अपनी मनचाही व्यवस्था वहाँ पे लागू करती है, जैसा कि हम देख सकते हैं रशिया में भी हुआ। लेकिन लोगों को वहाँ पर क्या हुआ, जो उनके लिए बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे बेसिक नीड्स में आपका आता है हेल्थ आ जाती है, ठीक है, स्कूल आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाती है, या एजुकेशन भी हम बोल सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो हमारे बेसिक नीड्स में आते हैं। आपका उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है, जो हमारा बेसिक नीड्स है, रोज़गार व्यवस्था, वो सब आती है हमारे इसमें। ये लोग क्या करते हैं, सरकार जो होती है सोशलिज्म, जो हमारा यूएसएसआर में थी, वो क्या करती थी, जनता को, यानी अपनी नागरिकों को ये सब चीज़ें मुफ्त में देती थी, बशर्ते ये रहता था कि व्यक्ति के पास में अपनी पूंजी का कोई हिस्सा नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए एक किसान है, किसान अपने पास ज़मीन तो रख सकता है, फार्मर ने अपने पास ज़मीन तो रख ली, लेकिन उसका जो अधिशेष है, यानी उसका जो 1/10वां जो भाग होगा वो अपने पास रखेगा, यानी 1/10वां जो भाग होगा वो अधिशेष अपने पास रखेगा। बाकी जो चीज़ होगी वो सरकार को दे देगा। ज़मीन चाहे उसके पास है, लेकिन जितनी उपज उसके पास होगी सिर्फ उसका 1/10, यानी सरप्लस चार्ज जो होता है वो अपने पास रखेगा, बाकी सरकार को वो दे देगा। ये रहा था सोशलिज्म, कहाँ पर, यूएसएसआर में। ये टॉपिक्स रहा। स्टार्ट सर। फ्रेंड्स, हम अब अपना जो हमारा पोल साइंस क्लास 12 का था उसका